Good morning friends. In previous lecture we have studied correlation, linear correlation and study of method of studying correlation. There are mainly three methods of studying correlation. First is scatter diagram. Scatter diagram method we have studying. स्केटर डायग्राम मेथड हमने स्टडी कर ली है अगले लेक्चर में। आज हम दो मेथड लेंगे। सेकंड मेथड इज कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो बच्चों, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो कार्ल पियर्सन नाम का स्टैटिस्टिशियन आया था, उसने जो फॉर्मूला दी उस पर से जो आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड किया जाता है, जो जिसमें फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की यूज की जाती है, इसलिए उसका नाम कार्ल पियर्सन्स मेथड कहा गया है। उसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो बच्चों, प्रोडक्ट, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, बोथ आर सेम, बरोबर है। हम फॉर्मूला का जो स्टडी करेंगे उसमें सब फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की ले लेंगे, फिर इसमें से स्टडी करते हैं। तो कार्ल पियर्सन ने जो फॉर्मूला दी है उस पर से जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया जाता है उसे कार्ल पियर्सन्स मेथड कहा जाता है। अगर आपका ख्याल हो बच्चों, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसने इतनी सारी फॉर्मूला दी है कि वो इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स के हिस्ट्री में। तो कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उसका मेरिट्स क्या है? तो इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ linear correlation, linear association between two random variables in terms of pure number। अगर नंबर में दिया जाए तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। नंबर में, फिगर में जो हम एक्सप्रेस करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसमें इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड है। और एक्सप्रेसिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एसोसिएशन, टू वेरिएबल के बीच डिग्री एंड डायरेक्शन एक्सप्रेस अच्छी तरह करता है बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर। तो इसका मेरिट क्या कहा जाएगा? इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर। राइट बच्चों, ये उसका बड़ा मेरिट है। उसके बाद कोई भी मेथड हो उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों आता है। तो इसका मेरिट हमने देखा कि सबसे पॉपुलर मेथड है, तो डीमेरिट्स भी कुछ होगा। तो अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। तो आर मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो बच्चों, जब हमने स्टडी किया था कोरिलेशन का मीनिंग, तब मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था कि देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो हमने लोकल इलस्ट्रेशन लिया था कि हीरो बाइक का सेल इंक्रीज मोरबी में होता है, तो मोरबी में पेट्रोल का सेल इंक्रीज होगा। तो बोथ वेरिएबल आर लीनियरली कोरिलेटेड, राइट। देयर इज कॉज दैट बाइक सेल, हीरो बाइक सेल इंक्रीज इन मोरबी एंड इफेक्ट इज पेट्रोल सेल इन मोरबी इंक्रीज, बोथ आर लीनियरली कोरिलेटेड। मैंने उसमें दूसरा एक इलस्ट्रेशन दिया था बच्चों कि अगर अमेरिका में कार का सेल इंक्रीज होता है और मोरबी में पेट्रोल का सेल इंक्रीज होता है, तो हम कार्ल पियर्सन के अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो बोथ आर लीनियरली कोरिलेटेड आएगा, बोथ इंक्रीज, बट देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बिकॉज इफ कार सेल्स इन अमेरिका में कार सेल की जाएगी, वो पेट्रोल डलवाने के लिए मोरबी नहीं आएगी, तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बट अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन जो फिगर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव बताएगा, लेकिन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स बिकॉज
there is no cause and effect relationship between two variables. तो R does not gives any idea about the existence of cause and effect relationship. तो इस मेथड से जो R फाइंड किया जाता है, it does not give any idea about the डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं वो आर नहीं बताता है। दूसरा, द कंप्यूटेशन ऑफ आर आर कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो जब पहले ही हमने कहा गया है कि कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो मैथ्स अनुसार बहुत सारी फॉर्मूला स्टैटिस्टिक में कार्ल पियर्सन ने दी है। तो ज्यादा फॉर्मूला है तो दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ आर इज आर कम्बरसम, कंटाड़ाजनक छे, एंड टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी ज्यादा लेता है। तो दूसरा डिमेरिट से ये। तीसरा, इट्स वैल्यू इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स आइटम्स। अगर एक आइटम हम पेयर का निकाल दे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफरेंट आ सकता है। अगर एक आइटम निकाल दी तो उस आइटम जो पेयर है ऑब्जर्वेशन 2 की, उस पेयर निकालेंगे तो आंसर में कोरिलेशन कोएफिशिएंट में चेंज आता है। तो दिस इज द कार्ल पियर्सन मेथड। बच्चों, कार्ल पियर्सन मेथड कंप्लीट हो गई। अब उसकी फॉर्मूला हम जब लास्ट में ऑल फॉर्मूला स्टडी करेंगे तब साथ में करेंगे। तीसरी मेथड हमारी है हमारे सिलेबस मुताबिक स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो बच्चों इसमें नाम ही लिखा है रैंक कोरिलेशन। तो प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने जो मेथड दी है उसके नाम पर से ये मेथड स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन कहा जाता है। स्पीयरमैन नाम का स्टैटिस्टिशियन आया था, उसने जो फॉर्मूला दी उसका यूज करके जो हम रैंक कोरिलेशन फाइंड करते हैं बच्चों, उसे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड कहते हैं। तो इसका यूज कब किया जाता है? तो व्हेन डेटा ऑन सैंपलिंग यूनिट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स। अगर आपको डेटा दिया जाए वो रैंक्स में होता है तो कंपलसरी यही मेथड यूज करनी पड़ेगी। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट के बीच में कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट के बीच में ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि आप ऑनेस्ट है तो आप कह सकते हैं ऑनेस्ट कितने हैं? 50%, हाफ 50% नहीं कहा जाता, तो दैट इज एट्रीब्यूट। अगर हमारे यहाँ डांस कॉम्पिटिशन आती है तो उसमें हम रैंक देते हैं तो उसमें भी रैंक कोरिलेशन यूज किया जाता है। 2 जज है, एक जज ने 5 नंबर दूसरे कॉम्पिटिटर को दिए, दूसरे ने दूसरे 5 को दिए, तो उसमें कोरिलेशन है या नहीं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट है तो ये सब एट्रीब्यूट कहा जाता है, क्वालिटेटिव फिनोमेना। तो क्वालिटेटिव डेटा जब होता है तब रैंक कोरिलेशन कंपलसरी यूज करनी पड़ती है। तो व्हेन डेटा ऑन सैंपलिंग यूनिट आर अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ रैंक्स इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। टू एट्रीब्यूट के बीच में कोरिलेशन फाइंड किया जाता है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा हम पहले 11th-12th में स्टडी किया है। क्वालिटेटिव डेटा, व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा? तो इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग इन न्यूमेरिकल मेजर बट एक्सप्रेसिंग इन रैंक्स। रैंक में दिया जाता है बट न्यूमेरिकल मेजर में नहीं दिया जाता। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ऐसा ही कहा जाता है। 50% वेजिटेरियन है, 50% वेजिटेरियन नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव डेटा एंड व्हेन क्वालिटेटिव डेटा इज गिवन तो वी कैलकुलेट देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। अगर फ्लावर्स का कलर दिया जाता है तो वो भी क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है, उसमें 1-2 ऐसा नहीं करते। तब जब तो हम रैंक दे देते हैं कि रेड यानी 1 नंबर, ब्लू यानी 2 नंबर। तो उस तरह जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसे रैंक कोरिलेशन कहते हैं। तो उसका मेरिट्स क्या है बच्चों? तो व्हेन डेटा आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, व्हेन डेटा आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, देन when data are of qualitative nature this method is convenient. Second, this method is easy to understand and calculation of R is easy compared to method of कार्ल पियर्सन। तो बच्चों ये कार्ल पियर्सन की
कंपेयर में कैलकुलेशन इसमें इजी है। हमने देखा था कार्ल पियर्सन में कन्वर्जन है और मोर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, बट इसमें एक ही दो फॉर्मूला आती है, तो ये इजी है। तीसरा इसका मेरिट है, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेशन ऑफ आर, बरोबर है। और चौथा है हमारा, इफ द डेटा आर न्यूमेरिकल में देन by allotting ranks to observations, correlation coefficient of two random variables can be calculated by this method। तो ये हमारा मेरिट्स हुआ स्पीयरमैन्स मेथड का। अब हम डीमेरिट्स देखते हैं बच्चों। तो डीमेरिट्स, डेटा इज लार्ज, इट इज टेडियस टू असाइन रैंक्स। व्हेन डेटा जब बड़ा होता है, इसका मतलब ज्यादा डेटा होता है, 50 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन, तब रैंक देना कम्बरसम होता है और टेडियस होता है। दूसरा हमारा डीमेरिट्स है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा आर लार्ज इट इज टेडियस टू असाइन, वो बोला हमने। दूसरा है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज नॉट टू सो प्रिसाइज एज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो बच्चों ये दूसरा इसका मेरिट है, डीमेरिट्स है कि कार्ल पियर्सन के अनुसार जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है उसकी कंपेयर में ये टोटली प्रिसाइज नहीं है, यानी विश्वसनीय नहीं है, ज्यादा तक विश्वसनीय कार्ल पियर्सन रहता है। और तीसरा और लास्ट डीमेरिट से, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेटा गिवन इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब बच्चों बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तब इस मेथड यूज हम नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेथड ऑफ स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो बच्चों मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन हमने कंप्लीट पॉइंट कर दिया है। पहले मेथड पढ़ा था स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड तीसरा स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो फिर से वीडियो देखिए, और देखने के बाद कुछ भी डाउट है तो एनी टाइम यू आस्क मी। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बच्चों ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर देना। अकॉर्डिंग टू थियोरिकल एंड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल सम कैलकुलेट करने के लिए, और आगे रिग्रेशन चैप्टर आएगा उसके लिए, और थियोरिकल बेस भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट, the correlation coefficient R is a pure number and is independent of the units of measurement। तो R is a pure number है बच्चों। correlation coefficient 3a 2x ऐसा नहीं कहा जाता। it is pure number and is independent of units of measurement। ये units of measurement से इंडिपेंडेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं है। हम देखते हैं कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, वेट का यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। यू हैव टू राइट इफ आस्क, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। अगर x और y का बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है वही y और x के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है। ठीक है, तो rxy इज इक्वल टू ryx। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू 1। R लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसका मतलब क्या है कि जो R कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और उसके बीच में हो सकता है। अगर हम कैलकुलेशन करें और -1.2 आया तो समझ लेना कि हमारी कुछ गलती है। अगर हम कैलकुलेट करें और 1.3 आया तो समझ लेना कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। R कभी 1 से ज्यादा नहीं होता, -1 से कम नहीं होता। तो R is lies between -1 and +1. This is most important point. Fourth point, R is independent of the change of origin and scale of measurement. This is also most important. बच्चों समझना ये, R is independent of the change of origin and scale of measurement. Origin यानी क्या? तो प्लस माइनस, स्केल यानी क्या, मल्टीप्लाई या डिवाइड।
अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाता है एक्स ऑब्जर्वेशन और वाई ऑब्जर्वेशन, तो बच्चों एक्स ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप सारे ऑब्जर्वेशन में से अगर कोई भी फिगर लेस करेंगे, हम इलस्ट्रेशन लेते हैं, हम 2 2 लेस करते हैं एक्स में से और 3 3 ऐड करते हैं वाई में, तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स के वाई, एक्स एंड वाई का ओरिजिनल है वही लेस और ऐड करने के बाद भी आएगा। तो दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, चेंज ऑफ स्केल यानी क्या, तो अगर हम हर एक एक्स के ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई के ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा बच्चों वही ओरिजिनल आएगा, उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट में चेंज नहीं होगा। बट जो भी प्रोसेस करो ये ऑल ऑब्जर्वेशन के साथ की जानी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं। अगर मैं आपको एक स्टूडेंट को अच्छी तरह समझाऊं, दूसरे को अच्छी तरह नहीं समझाऊं तो चलता है नहीं। तो हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ एक प्रोसेस की जाती है, एक्स को एक्स की प्रोसेस, वाई को वाई की प्रोसेस। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट, राइट। Fifth point, sign of R depends on the sign of covariance of XY. कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को गुजराती में हम पढ़े 11th और 12th में सहविचरण बोलते थे। तो साइन ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। जो हम साइन ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मिलती है वही साइन इसकी रहती है आर की, ठीक है। हमारा छठा पॉइंट है आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर एक्स और वाई को हम माइनस कर दे दोनों को तो वही आर आएगा आर एक्स। तो आर में अगर दोनों को माइनस करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें देखो एक को माइनस करते हैं तो दूसरा भी माइनस करना पड़ता है और आर हमारा माइनस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर x प्लस है तो माइनस कर दे, y माइनस है तो उसे प्लस कर दे, तो इज इक्वल टू एक ही माइनस होगा तो r क्या मिलेगा हमको, माइनस, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और 7th पॉइंट, r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। One regression coefficient is byx, second regression coefficient is bxy. तो r is equal to plus or minus root of byx and bxy. तो r is the geometric mean of 2 regression coefficient, यानी r is equal to plus or minus root of byx into bxy, राइट बच्चों। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्टडी किया। 7 प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन की है, उसमें से 4-5 लिखनी होती है, तो वैसे तो याद रह जाती है, उसमें कुछ तकलीफ नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसके बाद का हमारा पॉइंट है प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर क्या है बच्चों वो देखते हैं हम। तो द प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अमाउंट विच इफ we added to and subtracted from the value of r gives the upper and lower limits within which coefficient of correlation in the population can be expected to lie। यानी प्रोबेबल एरर क्या है बच्चों, तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अमाउंट विच, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की अमाउंट में हम कुछ ऐड करेंगे तो अपर लिमिट मिलेगी, लेस करेंगे तो लोअर लिमिट मिलेगी, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लाइज बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जो ऐड करेंगे तो अपर लिमिट, लेस करेंगे तो लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज मिलता है। इट इज 0.6745 टाइम द स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। तो दैट इज प्रोबेबल एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय पी कैपिटल एंड कैपिटल ई। उसके बाद हमारा थियरी का लास्ट पॉइंट बच्चों आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है बच्चों, तो इफ रैंडम सैंपल ऑफ n पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम ए बाइवेरिएट पॉपुलेशन, random sample of n pair is drawn from a bivariate population, the value of r can be obtained from it, the value of r can be obtained from it by Karl Pearson's formula. We can obtain
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर बाय डिफरेंट सैंपल ऑफ द साइज एन। अलग अलग सैंपल मुताबिक हम अलग अलग आर फाइंड कर सकते हैं सैंपल मुताबिक। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। तो ये क्या हुआ बच्चों? रैंडम सैंपल ऑफ n पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम ए बाइवेरिएट पॉपुलेशन। द वैल्यू ऑफ r कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला। वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r। अलग अलग हम वैल्यू ऑफ r फाइंड करते हैं बाय डिफरेंट सैंपल्स। अलग अलग सैंपल में अलग अलग r मिलता है ऑफ द सेम साइज it, and the aggregate of all value of r from a sampling distribution of r, the standard deviation of this sampling distribution is called standard error of r. The standard error of r is denoted by capital S E in bracket r. इसकी फॉर्मूला हम प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला हम फॉर्मूला के लिस्ट में स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये आपका सबका थियरी का पोर्शन हुआ। थियरी हमने कंप्लीट की है। अभी हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो ये आज को आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद हम सिर्फ फॉर्मूला स्टडी करना है, फॉर्मूला के बाद हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है बच्चों तो फिर से वीडियो रिपीट करें एंड देन इफ एनी डाउट कॉल मी and ask me. Thank you.